हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड या फिर राजस्थान से जुड़ी किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश के मिक्स वाले प्रश्न। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी के सभी प्रश्न। तो जुड़ जाइए इस क्लास के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने हिंदी का है। तो पहला प्रश्न है, समुच्चय बोधक वाक्य है। समुच्चय बोधक वाक्य है यानी ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से समुच्चय बोधक वाक्य कौन सा है? तो यह शरारत तुमने की, अपने ध्येय की ओर बढ़ो, राम और लक्ष्मण भाई थे और मेरे सामने बैठो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राम और लक्ष्मण भाई थे। ये कैसे हुआ, यहाँ पर आप पूछेंगे कि भैया ये आंसर कैसे आया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि समुच्चय बोधक वाक्य होते क्या है। यानी अपने को ये समझना है कि इन चारों में से आंसर आपका राइट कौन सा होने वाला है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समुच्चय बोधक जो आपके अवयव होते हैं वो कौन से अवयव होते हैं। यानी जो अवयव, इसकी हम परिभाषा देख लेंगे एक बार। जो अवयव दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक, या फिर इनको योजक अवयव भी कर सकते हैं हम। योजक अव्यय यानी समुच्चय बोधक का ही दूसरा नाम आपके हो जाएगा योजक अव्यय। बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये आपको सोचना हो कि हम कैसे पता लगाएं कि दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो उसके लिए आपको और, जैसे कि ये एक और हो गया आपके और, या फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आ सकता है या फिर आ सकता है आपके अथवा। जैसे कि हमने यहाँ पर वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ा, यानी इन दोनों शब्दों को जो जोड़ा अथवा के माध्यम से जोड़ा, तो यहाँ पर भी आपके समुच्चय बोधक वाक्य हो जाएगा। अथवा के साथ साथ आपके और भी आ सकता है, जैसे कि आपके प्रश्न में आया हुआ है। और इसके साथ साथ आपके इसलिए भी आ सकता है। यानी कोई सा प्रश्न आपको क्यों का कारण समझा रहा हो, यानी इसलिए बता रहा हो। तो ये जो आपके सभी प्रश्न है, आपके जो ये सभी शब्द है, यानी आपके या हो गया, अथवा हो गया, और हो गया, इसलिए हो गया, ये सभी आपके समुच्चय बोधक वाक्य के निशानी हम बोल सकते हैं, या फिर इसके संबंध में जो शब्द होते हैं वो यही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देख लेते हैं पहले स्क्रीन पर से आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके छी, हट, अरे, दिक और आदि अव्यय। यानी ये जो सभी आपके सामने दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से आपके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा बोधक चिन्ह बना है, मतलब कौन सा अव्यय है, कौन सा इसमें के अंतर्गत ये क्या दर्शा रहा है। तो छी, हट, अरे, दिक, यानी ये जो सभी आपके हैं आदि अव्यय कौन से हैं? हर्ष बोधक है, तिरस्कार बोधक है, संबोधन बोधक है, या फिर शोक बोधक है। तो यहाँ पर जो छी है, हट है, हरे है और दिक है, तो इसके पीछे ये जो निशान लग रहा है ये आपको चिन्ह किसका बताना है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये हो जाएगा आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह पर। हमें पूछा गया है कि विस्मयादि बोधक के अंतर्गत भी किसको संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपके हर्ष बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक और शोक बोधक में से आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी आपके तिरस्कार बोधक। और ये सभी शब्द है, यानी तिरस्कार के, यानी हम किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि छी, हट, अरे, दिख, यानी उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? उसका तिरस्कार कर रहे हैं। यही आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर दर्शा रहा है। और मैं आपके लिए साथियों आज लेकर आ चुका हूँ 20 से ज्यादा प्रश्न। तो ये सभी जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। पीवाईक्यू आपके, एमसीक्यू, ये जो सभी प्रश्न है पीवाईक्यू है और एमसीक्यू रूप में है। तो ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर ये क्लास आपको पसंद आ जाए, ये प्रश्न आपको पसंद आ जाए, तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन साथ के साथ मिलती रहे। और ये जो सभी प्रश्न है, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न, यानी आज की क्लास के जो प्रश्न होने वाले हैं, बाकी आपके जीके, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, साथ साथ हम अब आगे हम रीजनिंग, कंप्यूटर, यानी कि आपके एक और आपके हो गया हिंदी। यानी कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सभी विषयों के आपके प्रश्न लेकर आने वाले हैं, यानी इसी मॉडल पेपर रूप में जो हम ये तरीका है, यानी अपने जो प्रश्न और इसके ये ऑप्शन बनाने का तरीका है, इसी हम तरीके से हम ये सभी जो विषय हैं इनके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके सभी के सभी हम कवर करने वाले हैं।
तो अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है, अगर आपको ये पढ़ाने का, यानी जो हम ये आपको बता रहे हैं कि ये आपके आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, तो ये जो सब आपका तरीका है, ये जो आपका टाइप है ये पढ़ाने का, तो ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और इसको आगे बढ़ाऊं और इसको आगे करने की कोशिश करूं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नोट्स रूप में अगर आपको पढ़ना चाहिए चाहते हैं अगर आप, तो मैं वो तरीका भी यहाँ पर अपना सकता हूँ। तो आप बताएं कि आपको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, ताकि मैं उस तरीके से आपको ये सभी नोट्स, यानी ये बना हुए नोट्स से ही है, नोट्स के ही प्रश्न है, पर ये इन्हें प्रश्नों के रूप में अब मॉडल पेपर के रूप में बनाया गया है। यानी मॉडल पेपर से आपको क्या होता है कि जल्दी समझ में आता है। कोई भी अपना अगर हम दिमाग की बात करें तो उसमें क्या है, प्रश्न के रूप में आएंगे तो हम नोट्स से ज्यादा, यानी हम 10 से 20% ज्यादा स्पीड से हम ये कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं मॉडल पेपर में ये प्रश्न लेकर आया हूँ। तो अगर आपको पसंद आए ये क्लास तो जरूर लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या पढ़ना पसंद करें और क्या पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक विस्मयादिक अव्यय, ऊपर लेना पड़ेगा लगता है। बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। हाँ अभी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों हो जाएगा स्वीकृति बोधक या विस्मयादि बोधक। यानी विस्मयादि बोधक ही एक आपके है अव्यय, स्वीकृति बोधक अव्यय शब्द, यानी इनमें से कौन से शब्द आपके स्वीकृति बोधक है। तो हो जाएगा ठीक, आह, धन्य, अरे वाह, दिख, अच्छा, ठीक, हाँ, अरे रे, हाँ, आहा। तो ये जो सभी शब्द हैं इनमें से आपके सभी के सभी आपको चिन्ह दिखकर पता चल गया होगा कि ये विस्मयादि बोधक के प्रकार है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें भी अलग अलग प्रकार के, जैसे हमें अभी हर्ष बोधक, तिरस्कार बोधक, इसी प्रकार से ये वापिस अलग हो गया स्वीकृति बोधक। यानी स्वीकृति बोधक वापिस आपके विस्मयादि बोधक में अलग रूप होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्वीकृति बोधक की। तो इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी अच्छा, ठीक, हाँ। और इसके साथ साथ आपके आ सकता है हाँ जी। तो ये सभी आपके क्या होने वाले हैं, स्वीकृति बोधक निशान होने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। सही वाक्य क्रम है सही काम करने से पहले। यह काम पहले करो, ये क्रिया विशेषण है। यह कार्य स्नान से पहले करो, समुचय बोधक है। राम और श्याम साथ साथ बढ़ते हैं, संबंध बोधक है। या फिर तुम भरोसे लायक नहीं हो, यह विस्मय बोधक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी यह काम पहले करो में क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, हम इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आप अगर परिभाषा से एक बार इसको देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आने वाला है। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा हो जाएगी क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द। यानी अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, अव्यय। कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। तले, विषय। देखिए क्या लिखा हुआ है, तले, विषय, परे। ये जो तीनों अवयव है किससे संबंधित है, क्रिया विशेषण से, संबंध बोधक से, समुचय बोधक से, या विस्मयादि बोधक से। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएगा दूसरा, यानी आपके संबंध बोधक। संबंध बोधक से कैसे हो रहा है, यानी तले, विषय, परे, हम किसी से संबंध स्थापित करके ही वो बात बता रहे हैं। जैसे संबंध बोधक अव्यय होता है तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताया जाता है। इसमें क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं, दूसरे शब्दों से संबंध। तो चीजें यहाँ तक आपकी क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने अर्थभेद की दृष्टि से। अर्थभेद भेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। यानी ग्रह और ग्रह, यानी इनके अर्थ आपको अर्थ बताए हुए हैं साथ के साथ। यानी ये जो प्रश्न है, जैसे ग्रह ये है और ये ग्रह है, इनके जो साथ साथ में आपके अर्थ बताए गए कौन सा आपके सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पर एक दे रखा है घर और एक दे रखा है नक्षत्र आदि आकाशीय पिंड। एक हो गया आपके अपथ्य और एक हो गया आपके अपथ्य। तो यहाँ पर संतान और जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, अवधि और अवधि, एक भाषा, समय बीमा, समय सीमा, जलद, जलज, कमल और बादल। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है बिल्कुल।
आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी अपच्य। और अपच्य में जो संतान है, और एक और आपके ऑप्शन दे रखा है जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, ये बिल्कुल करेक्ट हो गए। और अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके, सबसे पहले तो इसका ग्रह का हो जाएगा ये वाला नक्षत्र आदि और आकाशीय पिंड, और इस ग्रह का हो जाएगा घर, और अवधि का हो जाएगा समय सीमा, और इस अवधि का हो जाएगा एक भाषा। जलद का हो जाएगा बादल, और जलज का हो जाएगा कमल। बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तने की दृष्टि से, निम्नलिखित में से वर्तने की दृष्टि से कौन शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पर आपके आंसर ऑप्शन दे रखे हैं भागीरथी, बीमारी, ऋषि और दीपिका। यानी पढ़ने में तो सभी के सभी सही है, पर यहाँ पर आपके जो मात्राओं की दृष्टि से, मात्राओं की दृष्टि से जो इनके आंसर होने वाला है, वो बिल्कुल एक आंसर इनमें से राइट होने वाला है। और वो आंसर कौन सा होने वाला है ये आपको कमेंट में बताना है। यानी आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न होने वाला है ये। तो ये प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं हम, तो इसको कमेंट में बताना है आपको, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यानी इनमें से एक गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। और कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। और सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा आपके अशुद्ध वाक्य होने वाला है व्याकरण की दृष्टि से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ये नहीं होगा, और करेक्ट क्या होगा? क्योंकि कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक के नहीं होते। यानी ये वाले नहीं होकर ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है, किस वाक्य में निपात प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, पहला आपके ऑप्शन दे रखा है हरीश छत पर बैठा है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और तीसरा ऑप्शन है आपके आप भी आइएगा। और चौथा ऑप्शन है मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। यानी इन चारों ऑप्शन में से आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा आप भी आइएगा। आप भी आइएगा करेक्ट आंसर कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि निपाट क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि निपाट क्या होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, निपाट की परिभाषा देखेंगे। तो निपाट की परिभाषा होती है जो अव्यय, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर, यानी किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। यानी उसके अर्थ को जो बल प्रदान करते हैं, उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? निपात, निपात कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। निपात को हम क्या कह सकते हैं इसके साथ साथ? अवधारक, अवधारक। बिल्कुल आपके यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि निपात कौन सा शब्द है? बी। देखिए एक तो आया होगा आपके आप आइएगा, और इसमें अगर बी लग जाता है, यानी ये निपात शब्द लग जाता है, तो बिल्कुल इसका अर्थ पर बल प्रदान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, किसी वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। किसी वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, और उसी रेलवे स्टेशन पहुंचने में उसे उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। कैसे होगा? तो ये पूरा का पूरा जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, सभी आपके विदेशी शब्द से मुक्त है, यानी फ्री है विदेशी शब्द से। यानी यहाँ पर एक भी आपके विदेशी शब्द नहीं आया है। तो कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। जबकि अन्य तीनों वाक्यों में सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? स्कूल। यानी इसमें हो गया आपके स्कूल विदेशी शब्द है। दूसरा हो जाएगा आपके बस, बस भी एक विदेशी शब्द है। और तीसरा हो जाएगा आपके रेलवे स्टेशन। यानी ये पूरा का पूरा आपके क्या हो जाएगा? ये आपके विदेशी शब्द हो जाएंगे। स्कूल का अपने यहाँ पर शब्द होता है, यानी देशी देशज शब्द बोल सकते हैं, उसे हम क्या होगा? विद्यालय। बस का हो जाएगा गाड़ी। और इसी प्रकार रेलवे स्टेशन का रेल अड्डा, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। स्टेशन का क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न है, किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं है? यानी सही परिभाषित शब्द नहीं है, एक सा कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर आपके पहला ऑप्शन दे रखा है डिस्पेरिटी, यानी आपके असमानता। डिस्पैरिटी मतलब हो जाएगा आपके असमानता। डिस्क्रिपेंसी यानी आपके विसंगति। डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति। इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। और परफॉर्मेंस यानी प्राथमिकता।
तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? चौथा। चौथा शब्द कैसे होने वाला है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्राथमिकता के लिए ये जो परफॉर्मेंस ये शब्द दे रखा है, ये बिल्कुल गलत होने वाला है। यहाँ पर सही शब्द होगा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है आपके प्रायोरिटी। तो इस शब्द का मतलब हो जाएगा आपके प्राथमिकता। बाकी सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें हम परफॉर्मेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वरीयता। बिल्कुल करेक्ट हो गए ये तीनों ऑप्शन, और ये चौथा भी आपके बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा आंसर आपके राइट होने वाला है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और भलाई। क्या ऑप्शन है? कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और भलाई। तो इनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके भलाई। भलाई कैसे हुआ? तो दिए गए विकल्पों में आपके भलाई जो शब्द है वो भला भला विशेषण शब्द है आपके, बिल्कुल आपको पता ही होगा। भला क्या शब्द है? विशेषण। विशेषण शब्द है, और विशेषण शब्द में आपके जो बनने वाली संज्ञा है कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जबकि अन्य जो तीनों में कमाना क्रिया है, और कमाई, कमाई से देखिए ये जो कमाई है ये क्या हो रहा है? कमाना से क्रिया। कमाना से क्रिया। नेक्स्ट आपके कौन सा दे रखा है? लड़ना। तो लड़ना से क्रिया से क्या बन रहा है? ये लड़ाई, ये भी क्रिया बन रही है। लड़ना से क्रिया। और ये पढ़ना से क्रिया। पढ़ना से क्रिया। तो इस प्रकार ये भलाई भलाई भला विशेषण शब्द से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा हो जाएगा? यानी इसके सही अर्थ बताने आपको। आभूषण, अनशन। पहले क्या क्या हो जाएगा आपके? आभूषण, और दूसरा हो जाएगा अनशन। और इसका दूसरा ऑप्शन दे रखा है भरण पोषण, जीवन पर्यंत, आभूषण, मरण पर्यंत और मृत्यु पर्यंत आभूषण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है आपके सी वाला ऑप्शन, यानी आभूषण और मरण पर्यंत। आभूषण और मरण पर्यंत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो समान सा लगता है, पर उसका क्या होता है? अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। तो उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आभरण और आमरण में आभरण का अर्थ हो जाएगा आपके आभूषण, और आमरण का अर्थ हो जाएगा मृत्यु पर्यंत। अतः आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद हो जाएगा आभूषण और मृत्यु पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बाल की खाल निकालना, बहुत परेशान करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त करना होना, और कमर कसना यानी अच्छी तरह से तैयार होना, और फटे हाल होना मतलब बहुत गरीब होना। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो वो हो जाएगा आपके पहला वाला, यानी बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मतलब क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ अगर आपको बताएं तो व्यर्थ का दोष निकालना। इसका सही अर्थ हो जाएगा व्यर्थ का दोष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? यानी अकर्मक क्रिया नहीं है वो बताना है। तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, और दो छात्र बातें करते करते जोर से हंस रहे थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक पतंग उड़ा रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था, यानी अपने को यहाँ पर अगर परिभाषा की बात करें तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, और क्या होता है उसमें कि कर्म का अभाव होता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। बालक पतंग उड़ा रहा है, इसमें वाक्य में उड़ाने की क्रिया का जो प्रभाव करता है बालक पर न पड़कर पतंग कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, और अन्य तीनों विकल्प आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपके नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा इंग्लिश से, यानी आपके यहाँ से क्या हो गई शुरू? इंग्लिश शुरू हो गई है। तो इस प्रश्न में प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एल इज द यूज एज सफिक्स, यानी डिस्पोजल, रिन्यूअल, रिवर्सल और लोयल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? लोयल। लोयल कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर आपको देखिए कि ऑप्शन जो दे रखे हैं डिस्पोजल, तो डिस्पोजल में एल जोड़ के, मतलब देखिए एक बार हम देख लेते हैं। डिस्पोजल में क्या हो रहा है कि डिस्पोज प्लस एल। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? रिन्यूअल। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, रिन्यूअल में भी, और रिवर्सल में भी आपके हो जाएगा रिवर्स प्लस रिवर्स प्लस एल। तो इस प्रकार ये शब्द बन रहे हैं, पर यहाँ पर ये लोयल नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसके जैसे और दूसरे उदाहरण बताऊं अगर आपको मैं, देखिए देखिए दूसरे उदाहरण भी देख लीजिए आप। अराइवल। एक और ऑप्शन हो जाएगा आपके डेनियल।
एक हो जाएगा आपके अप्रूवल, और एक और हो जाएगा आपके रेसिटल। बिल्कुल, यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके आपके सामने। इन विच इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द सफिक्स यूज्ड इज नॉट करेक्ट। तो अकाउंटेबल, अक्यूमुलेटेबल और एडेप्टेबल या फिर एक्सेसिबल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, बिल्कुल दूसरा वाला, यानी एक्यूमुलेटेबल। तो यहाँ पर आपको अगर सफिक्स बनाने की बात करें तो इसका अक्यूमुलेटिव, अक्यूमुलेटर और अक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चूज फ्रॉम द लिस्ट बिलो द करेक्ट प्रीफिक्स इफ यू बिलीव इन हार्ड वर्किंग नथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पर आपके पॉसिबल के आगे क्या लगेगा, तो ये बिल्कुल आपके करेक्ट बन रहा है। तो इम, आई एम, डिस, डी आई एस, अन, यू एन और री, आर ई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिल्कुल इम्पॉसिबल। आई एम लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसी शब्द से अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो ये बिल्कुल, ये शब्द बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इम्पॉसिबल हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल आपके लिए असंभव सा काम होने वाला है, इम्पॉसिबल होने वाला है। पर इस ये प्रश्न देखिए, अगर आपको ये दोनों शब्दों को तोड़कर अगर आप बात करें तो इम्पॉसिबल को हम क्या बोलेंगे, आई एम पॉसिबल। यानी ये खुद बोल रहा है कि आई एम पॉसिबल, यानी मैं संभव हूँ, मुझे करके देखिए आप। प्रैक्टिस करते रहिए हर प्रकार से, ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छा से अच्छा काम कर सकूं। और अगर आपको बता दें कि आई एम, यहाँ पर हम इंग्लिश की बात करें तो आई एम प्रीफिक्स लगाकर हम और कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, तो इनके लिए उदाहरण हो जाएंगे आपके सामने, इम्पोर्ट, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आयात। एक हो जाएगा आपके इम्प्रिजन, इसका अर्थ हो जाएगा जेल भेजना। एक शब्द हो जाएगा आपके यहाँ पर इम्पेनल, जिसका अर्थ हो जाएगा आपके निरीक्षक। और एक और शब्द आपके हो जाएगा इम्पार्शल, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यू कांट वियर दिस ड्रेस टू अ पार्टी, इट इज ओल्ड एंड कलर्ड। यानी कलर्ड के आगे हम कौन सा शब्द लगाएं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही से लिखा जाएगा। तो यू एन डी आई एस, आर ई और नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन तीन दे रखे हैं, तीनों में से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा आपके डी आई एस, यानी डिसकलर्ड। क्या हो जाएगा ये शब्द, डिसकलर्ड। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक सेड टू मी, यानी यहाँ पर हमें क्या एक्टिव पैसिव करना है। एक्टिव पैसिव करने के लिए हमें पहले ये पढ़ना होगा, अशोक अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। तो अशोक टोल्ड मी दैट हिज पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर हिम। अशोक टोल्ड मी दैट हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम, और अशोक टोल्ड मी दैट हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी, और अशोक टोल्ड मी दैट माय पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा वाला। कैसे हो जाएगा, अशोक टोल्ड मी दैट हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर दिया गया जो वाक्य है, यानी हमें यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जो दिया गया वाक्य ये कौन सा हो जाएगा आपके, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। इसको हमें क्या करना है पड़ेगा, असर्टिव सेंटेंस है, जैसे कि आपके यहाँ पर कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर हम इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये देखिए ये वाला है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना पड़ेगा। कौन से टेंस में बदलना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग जो वर्ब है यहाँ पर सेड, यानी ये कौन सी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को हमें टोल्ड में बदलना पड़ेगा, यानी अपने को यहाँ पर ये कौन सी वर्ब हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको टोल्ड में बदल दिया। और अगर हम आगे और बढ़ेंगे तो जो प्रोनाउन है, यानी यहाँ पर आपके सर्वनाम, प्रोनाउन कौन सा हो गया, यू। ये हो गया प्रोनाउन, इसको किस में बदल दिया हमने, यू को मी में। ये हो गया आपके प्रोनाउन, यू को मी में बदल दिया। और इसके बाद में अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो यूअर को, सॉरी, प्रोनाउन आपके यूअर था, इसको हमने माई में बदल दिया। प्रोनाउन को हमने किस में बदल दिया, माई में। और यहाँ पर यू हो जाएगा आपके
ऑब्जेक्टिव। तो ये यू को हमने मी में बदल दिया। और यहाँ पर हमें जो ये वर्ब दे रखी है जैसे कि आर वेटिंग, तो इसको हम आर वेटिंग को हम किस में बदल देंगे, वर वेटिंग में। बिल्कुल इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और लाइक जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बिल्कुल आप इस क्लास को बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।